नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में बात होगी प्रशांत किशोर की। पिछले 600 दिन से, इससे भी ज्यादा वक्त से वो बिहार की 243 सीटों पर हर जिले में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। कई सीट तो ऐसी हैं जहां एक बार नहीं दो बार जा चुके हैं। अब धीरे धीरे उनकी सभाओं में भीड़ भी जुटने लग गई है। हाल की सभाओं में 25 से 30 हजार की तादाद में भी भीड़ आई। प्रशांत किशोर ने जनता से बड़े बड़े वादे नहीं किए, बल्कि छोटे छोटे अपीलिंग टारगेट वो दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जाति धर्म नहीं, पढ़ी लिखी एक स्कॉलर अंदाज वाली उनकी स्पीच होती है, जनता से संवाद होता है। बिहार में अगर बात करें, पिछले 35 सालों से लड़ाई टू फ्रंट रही है। अब इस सब के बीच में सवाल यह है कि प्रशांत किशोर का ये स्कॉलर वाला अंदाज क्या वाकई में एक थर्ड फ्रंट क्रिएट कर पाएगा? क्या भीड़ वोट में बदलेगी? क्या किंग मेकर नहीं बल्कि किंग ही बन जाएंगे प्रशांत किशोर? क्या ब्राह्मण होकर भी सीएम बन सकते हैं प्रशांत किशोर? बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर का कितना है चांस? इसी पर कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज खुलकर बात होगी। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर एडवोकेट अक्षत सोनक जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन जी भी हमारे साथ हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी यहाँ पर मौजूद हैं। देवेंद्र जी, प्रशांत किशोर को एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, किंग बनाने वाले के तौर पर और एक पूरे सकते ना पेपर एक्सेल शीट वाले नेता के तौर पर तो सभी जान रहे थे, लेकिन मास लीडर, आपको लगता है कि पिछले 2 साल में उन्होंने सफर तय कर लिया है? ये मास पुलर के तौर पे तो कम से कम उन्होंने सफर कर लिया है कि अब उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। और ये प्रशांत किशोर की एक बड़ी उपलब्धि है कि आप कम से कम ये कर रहे हैं वो कि जहाँ भी वो जा रहे हैं उनकी सभाओं में एक तो अच्छी भीड़ आ रही है, दूसरी चीज़ कि उनकी सभाओं में जिस दल के जो लोग भी हैं, चाहे तो अभी दूसरे दलों के लोग भी जा रहे हैं, उनका अपना कोई अभी तो वैसा बेस था नहीं, लेकिन अगर उनसे ये पूछिए कि क्या प्रशांत किशोर ने जो कहा आप उससे सहमत हैं, वो बात समझ में आ रही है, तो वो कम से कम दबी जुबान में भी सही, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो भी ये मान रहे हैं कि यार बात तो ठीक कह रहा है। ओके। मतलब इशू पकड़ने का जो अंदाज है प्रशांत किशोर का, वो लाजवाब है। और वो ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो कि जनता सीधे अपने आप को कनेक्ट कर रही है। जैसे बिहार के पॉलिटिक्स को पिछले 32 साल 35 साल में अगर आप देखें तो कास्ट पे लेके जाया गया था, बार बार कास्ट मतलब हमें क्या मिल रहा है, हमारी जाति को क्या मिल रहा है। उससे एक कदम आगे बढ़ के वो कह रहे हैं कि कास्ट छोड़ो, तुम्हारे परिवार को क्या मिला, तुमको क्या मिला, तुम्हारे राज्य को क्या मिला। और ये बात सीधे अपील कर जाती है कि हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हैं कि ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी का बेटा कुछ हो गया, अगर मैं यादव कम्युनिटी का हूँ, हमारे कम्युनिटी के हिसाब से हमने इस नैरेटिव को ढोया, लेकिन मेरे परिवार का क्या, मुझे क्या मिला। तो वो इसको जगाने में ज़रूर सफल रहे हैं कि लोग उस नैरेटिव को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये प्रशांत किशोर की अब तक आप कह सकती हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है कि आपकी सभाओं में सुनने के लिए लोग आ रहे हैं और आपके नैरेटिव से जुड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें कि बिहार के स्वास्थ्य सेवा को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई मंगल पांडे की। अब जब वो धज्जियाँ उड़ाते हैं और बिहार की जनता, बिहार के बदहाल स्वास्थ्य, मंगल पांडे की छवि भी कोई बहुत अच्छी नहीं बताई जाती है, तो उसमें सीधे एक कनेक्ट बन जाता है कि यार बात तो ठीक कह रही है आदमी। अगर प्रशांत किशोर कहते और मंगल पांडे की छवि बहुत अच्छी रहती या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ रहता तो एक डिस्कनेक्ट हो जाता। तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं प्रशांत किशोर, यानी वो वही बातें कर रहे हैं जो आंखों से दिख रही हैं और महसूस हो रही है, वही पीड़ा उठा रहे हैं। वो उसी पीड़ा को उठा रहे हैं और उसको लगातार नॉक कर रहे हैं। और नॉक करने के चलते लोग कम से कम ये कोई आपसे नहीं कहेगा बिहार का जो भी उनकी वीडियो में जा रहा हो कि यार बकवास बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि पीड़ा तो राहुल जी समझ पा रहे हैं, नॉक भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जाति जाति नहीं है, तो एंड में ये पीड़ा जो है वो साइडलाइन करके जाति हावी हो जाएगी, या प्रशांत किशोर का फॉर्मूला जो है उनके लिए आपको कुछ काम करता हुआ दिख रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है, सराहनीय है वो कोशिश, लेकिन क्या वो सच में कन्वर्ट होगी वोट्स में? वो एक तरफ आरजेडी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी को भी रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार को पूरी राजनीति में रिडंडेंट बता रहे हैं। ठीक है, जब वो बात करते हैं कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वो साथ में सवाल उठाते हैं नीतीश कुमार का कि उन्होंने दलित और महादलित से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए जमीनों को लेकर। वो जब बात करते हैं बीजेपी की तो वो वहाँ चोट करते हैं, जैसे महिलाओं के वोट बैंक को लेकर वो चोट करते हैं। वो विकास की बात करते हैं, बीजेपी भी विकास की बात करती है, लेकिन क्या सच में बिहार, जैसे आपने भी कहा बिहार में जाति जाति नहीं है, क्या सच में जब वोट होगा, जब ये सारी बातें होंगी, तो क्या ये देखा नहीं जाएगा कि प्रशांत किशोर जो है, जब उन्होंने अपनी कमेटी बनाई, पूरी पार्टी बनाई, वो कमेटी बनाई, तो उन्होंने वहाँ पे ये ध्यान रखा कि वहाँ पे दलित भी हो, महादलित भी हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान रखी। तो जब बिहार में या किसी भी जगह पे चुनाव की बात आती है, आप उसको जाति को अलग करना, ये
मतलब बातें तो की जा सकती है, क्या सच में किया जा सकता है? और क्या जाति इतनी बुरी है? आप जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, तो क्या जातियों की रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते? क्या एक जाति का नेता अगर आता है तो वो क्या अपनी जाति की को उठाने के लिए या उसके भलाई के लिए काम नहीं करता है? तो क्या आप राजनीति को जाति से उस तरह से अलग कर सकते हैं? तो ये बातें भी हैं। और सच में क्या प्रशांत किशोर वो एफर्ट कर पाए हैं जिसके कारण वो एक अलग ऐसी पार्टी बन जाएं जो कि बीजेपी या फिर आरजेडी या जेडीयू का विकल्प बने? शायद मुझे नहीं लगता कि इतना एफर्ट अभी वो कर पाए हैं, लेकिन कोशिश अच्छी है। वो जो बातें कहते हैं कि बिहार के बच्चे जो हैं बाहर जाके क्या कर रहे हैं, उनसे क्या करवाया जा रहा है, जब वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हैं, उन्हें माफी मांगने को कहते हैं, तो ये सब बातें जो है रेजोनेट करती हैं वहां की जनता के साथ। लेकिन जब चुनाव आएगा तो क्या ये बातें वोट में कन्वर्ट होंगी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। अक्षत, पब्लिक तो आ रही है, साथ में नजर भी आने लग गई है। अभी उनकी समस्तीपुर में रैली हुई थी, बेगूसराय में, कई जगह देखा कि भीड़ अब अपने आप जुटने लग गई है। तो आपको लग रहा है कि जो बात सर कह रहे हैं कि ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, आप मुद्दा भी उठा रहे हो, लेकिन जब आगे चल के मतदाता वोट बूथ तक पहुंचेगा तब तक स्थिति बदल सकती है। जी, मैं एक तो सर की बातों से दोनों का इसमें एक जवाब भी देना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी पूरे विश्व में एक राजनीतिक स्ट्रैटेजिस्ट या विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने कई लोग ऐसे हैं जिनको जो आम भाषा में बोला जाता है कि वो राजा बनाते हैं, दलों के नेताओं को राजा बनाते हैं। इस बार जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो वही है कि जो लोग हैं, जो बिहार का युवा है, उसको वो राजा बनाना चाहते हैं, माने उसको वो पावर जो है उनके हाथों में देना चाहते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, आप बहुत सही बोल रहे थे सर, कि उनकी जो रैलियां हुई हैं उसमें लोग जुड़ने लगे हैं और परिवार की मूलभूत बातों को क्योंकि वो कवर कर रहे हैं। पिछले 2 साल में 5000 किलोमीटर प्रशांत जी चले हैं, जिसमें से 5500 गांव में उन्होंने रात बिताई है। और ये जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, ये आप सब इस बात पे तो कोई आज देश में इनकार नहीं कर सकता है कि प्रशांत किशोर जी की रैलियों में बहुत भारी मात्रा में भीड़ उमड़ के आ रही है। वो भीड़ कौन है? ये भाड़े पे लाए हुए लोग नहीं हैं, ना ही वो लोग हैं जिनको झूठे वादे करके कोई लाया है। ये वही लोग हैं जिनके मुद्दों को प्रशांत जी बता रहे हैं कि आपके घर में आपका जो बेटा है वो पलायन करके दूसरे राज्य में जा चुका है, आपके यहाँ जो महिलाएं हैं उनको कम दरों पर ऋण देकर हम काम कराना चाहते हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिससे एक आम आदमी जो वहाँ रह रहा है, जाति के परे, क्योंकि प्रशांत जी कहते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। तो पलायन के जो मूलभूत कारण हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रशांत जी ने ये प्रयास किया है, एंड इसलिए हमें उनकी हर रैली में इतनी भीड़ दिखने लगी है। रही बात जाति की, तो डेफिनेटली ये बात बहुत सराहनीय है कि हमारे पूरी पार्टी का जो कॉम्पोजिशन है उसमें दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो जिनको स्वर्ण कहते हैं, वो पूरे समाज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रशांत जी ने बनाया है कि ताकि हर जगह का रिप्रेजेंटेशन मिले। बट इसमें यह बात भी भूलने की जरूरत नहीं है कि अभी भी, जैसे अगर आप लालू यादव जी की बात लें, तो भले वो यादवों के जब बड़े नेता हैं तो उसका जो वोट परसेंटेज है वो 2 से 3% है कहीं उनकी पार्टी में, लेकिन एज अ बिहारी व्हेन ही कम्स टू दिल्ली, तो जो उस प्रपोर्शन में जो उनकी फॉलोइंग है वो कई ज्यादा है। तो जाति से हटकर मुद्दों की राजनीति करने का प्रयास जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, इसी का ये कारण है कि इतना बड़ा जनसैलाब उनके साथ कनेक्ट कर पा रहा है, जुड़ रहा है देश से विदेश से। ठीक है देवेंद्र जी, आपने तो इतने इलेक्शंस कवर करे हैं, इतनी रैलियों में भीड़ देखी है, भीड़ हर बार हर एक की रैली में आ तो जाती थी, लेकिन वोट कहाँ का कहाँ चला जाता था, कई बार नजरों का धोखा भी हुआ है उसको पढ़ने में। तो जो बात ये कह रहे हैं कि भाई इन्हें भरोसा है कि 5000 गांव में गए हैं, रातें बिताई हैं, भीड़ भी आ रही है, तो ये भीड़ जो है वोट भी डालेगी। और एक चीज़ देखिए पिना, जैसे पीके फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पीके फैक्टर की बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि पीके फैक्टर या प्रशांत किशोर और इनकी पार्टी सीधे सरकार ही बना लेगी, तो वो तो भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता। क्या ये फैक्टर होने जा रहे हैं इस चुनाव में, अगर उसको समझना हो, और ये फैक्टर का मतलब ये है कि सिर्फ अपनी जीत के लिहाज से नहीं, कि जीत के परिणाम को ये कई रूप में प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। और उसको अगर समझना हो तो 2020 के इलेक्शन को उठाकर आप देखें, जैसे उसमें बहुत सारी सीट आप उठा के देखेंगे, जैसे हिलसा, परबत्ता, कुर्नी, भोरे, बछवाड़ा, ऐसी 11 सीट तो ऐसी थी जहाँ पे हार जीत का जो फर्क है ना वो 1000 से कम था। 3500 से कम मार्जिन वाली सीटें 40 सीटें थीं। 166 सीट ऐसी थी जहां पर जो हार और जीत का फर्क था वो 5000 से कम था, और 223 यानी कि 243 की विधानसभा में 223 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का फासला 10,000 से कम था।
उस कंडीशन में जो पॉलिटिक्स 2020 की बाइपोलर पॉलिटिक्स थी, अगर एक तीसरा फैक्टर ऐसा आ रहा हो जो कि 5 से 10 हज़ार वोट को इधर उधर अपने तरफ लेने की क्षमता रखता हो कई सारी सीटों पे, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि नतीजे कहाँ जा सकते हैं। 2020 के इलेक्शन में 125 सीट एनडीए तो 110 आरजेडी, मतलब कांटे का मुकाबला था। और इस बार भी कास्ट के कंपोजिशन का आप देखें तो सीधे एक समझ में आएगा कि एक कांटे का मुकाबला था। एक साल के अंदर इस व्यक्ति ने अगर अपनी धमक जतानी शुरू कर दी है, एक नरेशन बनाना शुरू कर दिया है, तो कई सारी सीटों पे ये असर डालेंगे। और एक इनके लिहाज से अगर आप देखें अभी तक जो दिख रहा है उसमें एक क्वार्टर फाइनल वाली स्थिति नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये अपना फाइनल मैच खेल रहे हैं और इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, बट एक धमक है और दोनों ही पक्षों को, चाहे आरजेडी वाले हों या बीजेपी वाले हों, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसके इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। इनके साथ समस्याएं भी हैं। जैसे एक समस्या तो कास्ट को लेकर हम लोग बात कर ही रहे हैं कि बिहार में अल्टीमेटली इनके कास्ट को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है और आरजेडी वाले अटैक भी करते हैं बहुत तेजी के साथ। दूसरी समस्या ये है कि जिन लोगों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा, चाहे उदय सिंह हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, या आरसीपी सिंह हो, बिशन पटेल हो, इस तरह के नाम एक थके और चुके हुए नाम हैं। राजनीति में ये लोग हाशिए पे थे। हाशिए के व्यक्ति को अगर आप अपने साथ ला के जोड़ दे रहे हो ना, तो प्रशांत किशोर और पीके फैक्टर को लेके एक जो नयापन था उसको आपने लूज कर दिया। अरविंद केजरीवाल जब आए दिल्ली में पहली बार उन्होंने कोई लाइबिलिटी लेकर वो नहीं आए थे। नए नए चेहरों को उतारा उन्होंने कि जिसको भी देखना है मुझे देखे। पीके की रणनीति उसमें अलग नजर आई कि सिर्फ अपने आप को दिखाने के बजाय अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ दिए जो कि बिहार के राजनीति में पिछले 35 साल में ऑलरेडी हैं और हाशिए पे हैं, लोग उनको देख चुके हैं। तो वहाँ पे जनता में एक डाउट जरूर हो सकता है कि यार इसको तो देखा ही है ना, क्या ही कर देंगे, यही लोग बिहार बदल देंगे। पॉइंट है सर, लेकिन पीके एक बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं कि भाई हमारे संगठन में 1 करोड़ लोग जुड़े हैं, कि ठीक है भले ही वो पॉलिटिकली एक्टिव हों या ना हो, लेकिन वो वोट बैंक तो जरूर हो सकते हैं। तो और वो कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा बड़ा संगठन अब उन्होंने खड़ा कर लिया बिहार में कम से कम। तो कितनी वायबल लगती है आपको ये बात? देखिए 2-3 फैक्टर, जैसे अभी भी बात हुई तो 2-3 फैक्टर सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि जो है वो एक काट बन सकते हैं, या फिर जो बहुत कम वोटों से जो सीटें हैं जो पिछले चुनावों में हमें देखने को मिली थी, उन सीटों पर असर डाल सकते हैं। तो किसको असर डालेंगे, ये बड़ा सवाल है। कई लोग तो आरोप लगाते हैं कि वो बी टीम है। नहीं, आरजेडी को असर डालेंगे, वो तो प्रधानमंत्री को अटैक कर रहे हैं। अपने अभी हाल ही के इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री को खूब अटैक किया। तो एक तो किसको असर डालेंगे, क्या बीजेपी को असर डालेंगे, आरजेडी को असर डालेंगे, एक ये फैक्टर है। क्योंकि वो बातें जिस तरह की कर रहे हैं, अगर वो जाति की बात करते हैं या ये कहते हैं कि मुस्लिम में कौन सी जाति होती है मुसलमानों में कि वो आरजेडी को वोट कर रहे हैं, तो खैर वो बातें अलग है, उसमें हम डिटेल में जाएंगे तो हमारे को बोलना पड़ेगा कि मुसलमान क्यों वोट करते हैं आरजेडी को। लेकिन ये जब आप बात करते हैं तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि उपचुनाव जब हुए और 4 सीटों में जब उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए तो उनका क्या हश्र हुआ। बिल्कुल, तीसरे चौथे नंबर पे और कुछ तो मतलब बहुत कम, गैप बहुत ज्यादा था। 3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, एक सीट पे मुश्किल से इतने वोट आए कि आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं। और दूसरा, बिहार की अगर आप राजनीति को देखेंगे और आप अगर इसको मैं ऐसे मानूं कि तीसरा मोर्चा कोई आता है तो कभी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक AIMIM जो है उसने पिछले चुनाव में 5 सीटें ली, वो भी सीमांचल के इलाके में जहाँ पर मुसलमान वोट या मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है, उसमें भी 5 सीटें ली जो 4 टूट के आरजेडी में बाद में चले गए। तो कभी भी तीसरा मोर्चा जो है उस ना तो वोट परसेंट के तौर पर ना ही सीटों के तौर पर बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर अचानक कोई करिश्मा करेंगे? देखिए जैसे अभी बोला गया कि ये एक सेमीफाइनल है, मैं उससे भी नीचे जाऊंगा, ये एक लीग का मैच है, वो खेल रहे हैं और भविष्य अच्छा है। लेकिन राहुल जी कहते हुए ना कि पहला चुनाव मतलब आप हरवाने के लिए लड़ते हैं, फिर हारने के लिए लड़ते हैं, फिर जाके अपनी जीत सोचते हैं। तो उस तरह से है, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी है, कोशिश अच्छी है और आने वाले समय में प्रशांत किशोर कैन बी और विल बी अ फोर्स इन बिहार। तो यानी कि वोट काटते हुए दिख रहे हैं, सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। देखिए भीड़ से मैं नहीं मानता कि आरजेडी की अभी रैली हुई इसमें कितनी भीड़ थी, सारे अखबारों में ये दिखाया गया कितनी भीड़ वहां पे आ रही है। तो भीड़ को मैं ये नहीं मानता, प्रधानमंत्री की रैलीज में भीड़ होती है, वो जितनी बार भी गए, तो ऐसा नहीं है कि भीड़ की कारण जो है सब कुछ हो जाता है। और अगर मैं उस तरह से देखूं पिछले चुनाव अगर इतनी भीड़ होती, बीजेपी की रैलियों में भीड़ होती थी, जो जेडीयू है उसकी रैलियों में भीड़ होती थी, तो फिर वोट परसेंटेज एकदम आसपास कैसे रह गया। तो मैं ये मानता हूं कि बिहार में जातिगत वोट जब तक पड़ेगा, जब तक जातियों के आधार पर वोट पड़ेगा, जब तक
जो प्रशांत किशोर जो बातें उठा रहे हैं, एक तो वो बिहार की अस्मिता की बात उठाते हैं जब वो बिहारियों की बात करते हैं, तो जब तक उन चीज़ों पर वोट नहीं हो रहा होगा या विकास की चीज़ों पर वोट नहीं हो रहा होगा, तब तक ये कहना कि जो आरजेडी जैसी पार्टियां हैं या फिर जेडीयू जैसी पार्टियां हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी जाति को लेकर जो है कैंपेन्स करती हैं, उनका कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा होना काफी मुश्किल है। नहीं, वो तो तर्क देते हैं कि भाई देखिए कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है, मोदी जी की तो जाति नहीं है बिहार में, तो ये लॉजिक लेकर आते हैं। मोदी जी चुनाव वहां पे कैंडिडेट नहीं होते ना। बीजेपी जब अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करती है, बकायदा जाति देखकर सिलेक्शन करती है। आप लोगों ने कोई मतलब एक अगर जनसुराज की बात करें तो कोई स्ट्रैटेजी तो जनसुराज ने बनाई होगी ना कि भाई ठीक है ये हमारा वोट बैंक होगा, इसको हम शुरुआत में सबसे पहला डेंट मतलब लो लाइंग फ्रूट जिसे कहते हैं, आपने आइडेंटिफाई तो किया होगा। बिल्कुल, देखिए जैसा आप सर ने बताया कि हमारी जो भीड़ है वो उसको एक मापदंड नहीं मान सकते हैं कि क्या वो लोग सच में जाकर वोट करेंगे, बट इसका एक पक्ष ये भी है जो बहुत गंभीरता से देखना चाहिए कि जनसुराज के वो एक करोड़ लोग वो हैं कौन। वो लोग हैं जिसमें जैसे सर ने बोला कि कई लोग अब हाशिए पे थे, मैं नहीं मानता हूँ इससे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है जो 1 करोड़ लोग जो आए हैं वो एक व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे पूरे बिहार में, एंड दे वांटेड टू चैलेंज द स्टेटस को। एंड वो उस प्रकार के जितने व्यक्ति हैं, मान लीजिए चाहे वो युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं या ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिक लाइफ में रहे हैं कई सालों तक, बट उन सब में कहीं ना कहीं एक भावना है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होने की जरूरत है। दैट्स द कोर आइडियोलॉजी ऑफ आवर पीपल, दैट एक व्यवस्था परिवर्तन बिहार में होना बहुत ज़्यादा अवश्य है। आप बहुत रिसेंट में अगर देखें कि मुजफ्फरपुर में एक बच्ची का इतने मतलब बर्बरता से उसके साथ रेप हुआ, उसके नाम की ना FIR हुई और 6 घंटे वो बच्ची पटना मेडिकल कॉलेज के बाहर मतलब रह गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमें खुद हम अगर इन चीज़ों को अगर समझें कि ना कानून व्यवस्था दुरुस्त है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, तो ऐसे में जो जन सैलाब है वो शायद कास्ट एज अ फैक्टर को नहीं देखेगा। वो ये देखना चाहेगा कि क्या जो प्रशांत जी जो 5 मूल बातें करते हैं कि जन स्वराज आएगा तो हम पलायन पे रोक लगाएंगे, बुद्धि के भी और साथ साथ कैपिटल के भी, पूंजी के भी, हम महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण देंगे, लोगों को ऋण देंगे, तो ये सारी बातें इन मुद्दों की वजह से लोग वोट करेंगे। प्रशांत किशोर जब दूसरों के लिए स्ट्रैटेजी बनाते थे तो जाहिर सी बात है उसमें तय करते थे कि भाई ये इजी टारगेट है, ये सीटें छोड़ दीजिए, इन पे बिल्कुल मेहनत मत कीजिए, इन पे ज्यादा मेहनत कीजिए, इन पे ये आपकी कंफर्ट विक्ट्री हो रही है, इन पे कैंडिडेट बदल दीजिए, सब बताते थे। तो अपने लिए भी तो उन्होंने सोचा होगा ना कि भाई मुझे आरजेडी के वोट बैंक को टारगेट करना है, जेडीयू के वोट बैंक को टारगेट करना है, मुस्लिम को टारगेट करना है, इस जाति को करना है, कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी। नहीं तो इस हमारी जो स्ट्रैटेजी है वही मैं बोलूंगा आपको कि आई थिंक एक ऑर्थोडॉक्स इसमें मतलब मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, वेरिन हम एक वोट ऑब्वियसली वोट शेयर से ही आज मतलब अगर आपके पास वोट नहीं है तो आप सत्ता में नहीं है, तो ये सारी परिवर्तन की बातें धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन जो हम नई तरीके से जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम वो बेसिक मुद्दों को टारगेट कर रहे हैं जो कि एक इंडिविजुअल जो गांव में रह रहे उस आखिरी व्यक्ति को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जिसका बेटा दिल्ली में 10-15 हज़ार के लिए कहीं लात जूता खा रहा है, जिसका बेटा शायद या बेटी किसी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ रही है क्योंकि वहां जो 3 साल में डिग्री मिलनी थी वो आज 6 साल में मिल रही है। क्या संभ्रांत लोग जो कुछ हैं जो वहां से मुड़ के दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मूव कर रहे हैं, तो वो जो पेन है उस पेन को टारगेट करते हुए वो हमारा वोट बैंक बन रहा है। जो लोग उससे वास्ता रखते हैं उन बातों से वो हमें वोट करेंगे। देवेंद्र, पेन से वोट बैंक, ठीक है, किताबों में अच्छा लगता है, स्पीचेस में अच्छा लगता है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है, लेकिन आपको ये पेन टू वोट बैंक का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हद तक होता हुआ नजर आ रहा है सीट्स में? क्योंकि वो जैसे स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, कहते हैं हम आपके बच्चे के लिए अच्छा स्कूल बता देंगे, नेत्राहाट का एग्जांपल दे रहे हैं कि वैसे स्कूल खोलेंगे। ओवर प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, अंडर प्रॉमिस करके कर रहे हैं कि हर साल एक खोलूंगा, रियलिस्टिक रख रहे हैं। आपके सवाल के जवाब देने से पहले जो मैं एक चीज बताऊंगी, जिस बाई इलेक्शन के जिक्र राहुल जी कर रहे थे ना, उस बाई इलेक्शन में जनसुराज को जो वोट आए वो उसको खारिज करने के लिहाज से नहीं, उसको महत्व देने के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। इसलिए कि पार्टी जस्ट रजिस्टर्ड हुई थी, 1.5 महीने में इलेक्शन हुआ और 10% वोट आया था। हार जीत में कम से कम 2 सीटें ऐसी थी, 3 सीटें ऐसी थी जो कि पीके को जितने वोट आए इनकी पार्टी को, हार जीत का फासला उससे कम रहा था। उस कंडीशन में आप समझ सकती हैं कि किसी भी नतीजे को प्रभावित करने के लिहाज से, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी कितनी सीटें जीतेंगे वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, कितनों को हरवाएंगे, कितनों को जिताएंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसलिए दोनों ही पक्षों को बहुत सीरियस होना चाहिए। जो थके हुए चेहरों की बात है अक्षत, जैसे 1 करोड़ थके हुए नहीं है, लेकिन जिन चेहरों को उन्होंने अपने साथ रखा, जैसे नाम देकर मैं बता रहा हूँ, उदय सिंह,
विशन पटेल, ये सब बड़े चेहरे आप लेके आए, आरसीपी सिंह जेडीयू ने खारिज, बीजेपी में खारिज। अब अगर आप लेके आ रहे हो तो आपके जैसे यूथ या वैसे लोग जो कि नयापन की उम्मीद कर रहे थे पीके के साथ, उनको थोड़ी निराशा हुई होगी कि अरे यार ये तो वही वाले चेहरे ये भी लेके आ गए। रह गई बात, आपने ये जो कहा कि जो मुद्दों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उन मुद्दों से फ़र्क ये पड़ना है कि वो सीधे सीधे लोगों में कनेक्ट एक बन रहा है। और वो करेंगे क्या कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि कन्हैया को कांग्रेस पार्टी सीट देगी, ठीक, कन्हैया बाईकास्ट भूमिहार हैं, वहाँ पे अब आरजेडी का जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है उसको टिकट नहीं मिलना है, प्रशांत किशोर आरजेडी के उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को टिकट देंगे जो कि यादव या कुशवाहा होगा, तो वहाँ पे आप सेंधमारी करोगे। यही हाल वो बीजेपी के साथ भी करेंगे, यही हाल वो जेडीयू के साथ भी करेंगे। और एक चीज़ तो आप मानेंगे ना कि इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी के हिसाब से बिहार के अभी जितने नेता हैं, नीतीश कुमार तो आपके ढलान पे हैं, उनको छोड़ दें, सम्राट चौधरी, तेजस्वी, इनमें बात करें तो इसमें प्रशांत किशोर का जवाब नहीं। कोई भी व्यक्ति ये समझेगा ना कि यार इस व्यक्ति के पास एक शानदार जिंदगी ऑलरेडी थी, बेतहासा ताकत थी, बेतहासा पैसा, पावर में भी कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से व्यक्ति चाहता राज्यसभा आ सकता था, तमाम तरह चीज़ें, वो सब छोड़ के अगर 5000 किलोमीटर बिहार में गांव-गांव जा रहा है तो उसके इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आएगी। ये ज़रूर नज़र आएगा कि भाई तो ब्राह्मण है, वो एक बड़ी समस्या है जो कि आरजेडी बार बार उछालना भी शुरू की, तो कास्ट पे लेके वो लोग जाएंगे। दूसरी समस्या आई है कि इनके पास वैसे अभी लोग नहीं जुड़ेंगे उस तरह के वाले, तो ये वाली सारी समस्या है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि बीजेपी और आरजेडी मैंने दोनों ही पक्षों को बहुत सीरियस होना चाहिए इस बात को लेके कि हार जीत के नतीजे, जैसा कि मैंने मार्जिन बताया पिछली बार का, उसको देख के तो लगता है कि बड़ा डेंट भी कर सकते हैं। और पिछले इलेक्शन का अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 15 से 23% के बीच में सभी दल थे। तो सर एलजेपी की तो 5 से 6% थी। तो सर ये डेटाज जो हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल नंबर गेम, तो आपको क्या लगता है कि भाई ठीक है किंग मेकर और किंग नहीं बनेंगे लेकिन स्पॉइलर बन सकते हैं, और किसके लिए सबसे बड़े स्पॉइलर बन जाएंगे? एक तो देवेंद्र जी ने जो बात कही कि वो बाई इलेक्शंस की जो बात कही, तो मैं अगर उसको कंपेयर कर लूँ आम आदमी पार्टी से, वो भी नई पार्टी थी सर, लेकिन वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, जो भी है, और दिल्ली बहुत छोटा है, नई पार्टी थी ना, हाँ, आई और छा गई, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होता है। तो खैर वो बात अलग बात है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जन स्वराज पार्टी या प्रशांत किशोर जिस तरह की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, अस्मिता की बात कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास होगी जनता का कि नरेंद्र मोदी पे ज़्यादा विश्वास होगा जो कि परफॉर्मर है ऐसे में? और मैं दूसरी बात कहता हूँ, जैसे नीतीश कुमार को बार बार खारिज करते हैं, नीतीश कुमार अपनी जो राजनीतिक लग है उसके एंड उस पे है, उठ के नीतीश कुमार ये कह दें कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, आप मेरे लिए इमोशन, जहाँ पे आप कहते हैं जो इमोशन प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, अगर वो नीतीश कुमार ने चुनाव में उठाया तो प्रशांत किशोर का क्या रह जाएगा? ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बिहार चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, और आने वाले दिनों में आपको ये देखने को भी मिलेगा कि इस तरह की बीजेपी इस वक्त जिस तरह से जेडीयू की हालात हैं या फिर नीतीश कुमार के हालात हैं, उनका साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि एक इमोशन उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर एक इमोशन जो है उसको बिहार में भुनाया जा सकता है। और सर जो मेरा सवाल था स्पॉइलर किसके लिए, मतलब कहाँ आपको लगता है? दोनों के लिए, दोनों के लिए ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है जनता किस तरह से वोट करती है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर को वोट पड़ने शुरू हुए तो वो तो दोनों के लिए स्पॉइलर होगा, क्योंकि वो दोनों की तरफ की बात कर रहे हैं। और दिल्ली से कंपेयर इस लिहाज से आप बहुत नहीं कर सकते कि दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन था, ठीक है ना, और जाति वाला फैक्टर शहरी उस तरह क्षेत्र से नहीं है, हाँ, ग्रामीण इलाका उतना बड़ा नहीं है, जाति वाला फैक्टर नहीं, और जाति वाला अगर हो भी तो अरविंद केजरीवाल वैश्य जो कि दिल्ली को बड़ा सूट करता है, दिल्ली के पॉलिटिकल कंपोजिशन को, तो दिल्ली से बिहार तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। बिहार में बड़ा चैलेंज है कि ग्रामीण इलाका बड़ा है, और वहाँ पर इस बार बहुत दिलचस्पी है कि सोशल मीडिया बहुत अहम रोल अदा कर रहा है इस बार के इलेक्शन में, और गांव-गांव में आप देखें तो स्मार्टफोन के साथ वो लोग देख रहे हैं, पूरा कैंपेन जो तरीका नजर आ रहा है उसमें आपको दिखेगा कि प्रशांत किशोर नंबर 1 कैंपेन चलाने का। जैसे मान लो दिख रहा है कि बारिश में वो व्यक्ति भीग रहा है, लोगों से मिल रहा है, अब ऐसे रील जब चलते हैं ना तो लोगों को यार लगे यार इतना बड़ा, जाहिर सी बात है दूसरों के कैंपेन डिजाइन किए तो अपना तो बेहतर करेंगे ही। फिर मुझे राहुल गांधी याद आते हैं, जब देवेंद्र ऐसी बात करते हैं तो जो है यात्राएं उन्होंने बताया ना कि इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी बहुत बड़े परिवार से यात्राएं कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो नहीं उसमें दो चीज जनता ये सब उसमें दो चीज है। पहली बात तो कि वो जनता समझी लोकसभा चुनाव में 240 पे बीजेपी को लेके आ गए ना, उसके फैक्टर बहुत ज्यादा और भी हैं। नहीं तो ये इस फैक्टर को कैसे खारिज कर सकते हैं? राहुल की मेहनत को भी तो थोड़ा क्रेडिट देना। हाँ, दूसरी चीज की इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता प्रशांत किशोर को खारिज करके यार इस व्यक्ति में ये दुर्गुण है,
ठीक है, ये गलत बात करता है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ये तो नहीं बोल सकता ना भाई। हाँ, और सबको मालूम है कि भाई बड़े बड़े शहरों के चुनावों की रणनीति बनाने में किस शख्स का हाथ था, और जाहिर सी बात है उसने अपने लिए भी कुछ रणनीति तो तैयार की होगी। लेकिन जो दिल्ली की बात चली है सर, दिल्ली वाला फैक्टर तो एप्लीकेबल नहीं होता प्रशांत किशोर पे। दिल्ली में आपको क्या लगता है, अगर वहां जातियां हैं तो दिल्ली में प्रांतवाद नहीं है? पंजाबी, उत्तराखंड, ये सब नहीं है। तो जहाँ पे जातियां काम करती हैं वहां पे दूसरे फैक्टर्स दिल्ली में काम करते हैं। पर यहाँ कोई आंदोलन नहीं हुआ ना सर। पहले वहां अरविंद केजरीवाल आंदोलन हुआ, आंदोलन से उभरे हुए एक नेता थे, एक पूरा बेस तैयार हुआ उनके लिए। और दिल्ली कंपैरेटिवली छोटा है, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, जो बात देवेंद्र कर रहे थे। अक्सर से पूछिए कि सोशल मीडिया कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हो, ये बताओ। देखिए सर, मैं इसमें यही बताऊंगा कि हमारी जो पार्टी है उसने ग्राउंड लेवल पे हमारे पास 22,000 ग्राम कार्यक्रम समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी है, LPRs है, डिजिटल योद्धा करके हमारा पूरा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हमने अभी LPRs की नियुक्ति की है, 2000 से ज़्यादा LPR क्या हुआ? तो लोकल पॉलिटिकल रिसोर्स होते हैं जो घर घर जाकर लोगों को बताते हैं कि जनसुराज से जो लोग जुड़ने को इच्छुक हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन और समन्वय जो स्थापित करना है वो करते हैं। और 22,000 ये किस लेवल पे किया गया है? ये पूरे पंचायत लेवल पे किया गया। तो मैं ये ज़रूर आप बोल सकते हैं कि जाति एक फैक्टर होता है, लेकिन प्रशांत जी इसे कहीं भी शर्माते नहीं है एक्सेप्ट करने में कि देश में, भारत में जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है उसकी कोई ना कोई तो जाति है ही। लेकिन उसके बाद जो क्रेडिबिलिटी वाला जो कंपोनेंट जो बिहार की जनता इस इलेक्शन में देख रही है कि ये व्यक्ति कौन है, आज मैं बोल सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो एग्जिस्टिंग नेता हैं प्रशांत जी उनसे किसी भी रूप में कम नहीं है। उन्होंने जो भी अपना काम किया एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर, जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो वो बोलते हैं वो एक्चुअली डिलीवर कर पा रहे हैं, ये जनता देख के काफ़ी इंप्रेस हुई है। और आप बहुत सही बोल रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे साथ हमारे पास युवा वाहिनी के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो लोग कौन है, जो ग्राम में अपने जो वहाँ जिले में लोग हैं जो डिजिटली जिन्हें ट्रेन किया गया है या किसी माध्यम से जन स्वराज से जुड़कर उन्होंने डिजिटल अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज प्रशांत जी कहते हैं कि इस देश में यूट्यूब चैनल चलाकर और मतलब डिजिटली अपने आप को भी आप 5,000 से लेकर 15,000 तक का रोजगार तो आप बिहार में ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वही बच्चे हैं जिन्होंने उनकी बातों को विश्वास उनका किया और उसको एक्शन में ट्रांसलेट किया है। एंड अभी तो मुझे लगता है आपको ट्रेलर दिख रहा है, अभी असली पिक्चर तो जैसे जैसे चुनाव आने वाला है और विशाल हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। आपकी बात को, युवाओं को टारगेट की बात, देश का सबसे युवा राज्य बिहार है। डेटा कहता है 57% आबादी की उम्र जो है वो 25 साल से कम है, और इनमें से 32% जो ऐसे हैं जो 15 से 29 वर्ष की आयु के हैं जिनके पास शिक्षा और रोजगार नहीं है। तो ये सोशली एक्टिव भी है, इंटरनेट से एक्सेस भी है, अवेयर भी है, तो ये एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। इसमें कोई दो नहीं, जैसे माहौल जो बनने की हम लोग बात कर रहे हैं और इतनी भीड़ अगर आ रही है कि एक नई नवेली पार्टी बिहार जैसे राज्य के लिए, जहाँ इसमें बड़ी आबादी, जहाँ पे बहुत साक्षरता उतनी नहीं है, ग्रामीण आबादी इतनी बड़ी है, वहाँ पर अगर एक व्यक्ति इस तरह से आ रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहा है और इस तरह से लोग अगर इतनी भीड़ लाना शुरू कर दिया तो इस तरह की उपलब्धि के पीछे वजह यही सब है कि वहाँ पर क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे नैरेटिव जब चलाए जाते हैं ना तो लोगों को अपील करता है कि हाँ यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं और वाकई ये तो ऐसा होता है, हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। कोई भी यूथ समझेगा कि हाँ यार बताओ इतने सालों से वही दुर्दशा झेल रहे हैं। बहुत का फर्क नहीं है। जैसे नीतीश कुमार के अगर कार्यकाल की अगर आप बात कर लें तो आज भी आपको सहारा लेना पड़ता है ना कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का सहारा आज भी आप लेते हो नैरेटिव चलाने के लिए। आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवा के लोग इतने शानदार चीज़ें दे दी है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने इतना कुछ शानदार कर दिया। कंपेयर जब किया जाता है तो आरजेडी से बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन दोनों कंपेयर से अलग कोई तीसरा पक्ष आके कोई बात कहे तो बात कम से कम लोग सुन रहे हैं, उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई आपको कोई नहीं मिलेगा जो उनके कार्यक्रम में जा रहा हो कहे कि यार बकवास बात कर रहा था, टाइम वेस्ट हो गया। और अगर युवाओं तक पेनिट्रेशन अच्छे से हो गया और वो निकल कर वोट के लिए अगर उसने अपना मन बदला तो काफी कुछ फिगर्स में भी चेंजेस दिखेंगे। और मैं क्योंकि क्लोज फाइट है ना, बहुत क्लोज फाइट वाला इलेक्शन है, तो उस कंडीशन में हार जीत और बहुत तय करेगा कि टिकट कौन कहाँ बांट रहा है, किसके कैंडिडेट को ये अपने पास खींच ले रहे हैं, उस तरह की चीजें। हाँ, एक चैलेंज ये भी रहेगा कि जितने लोगों को इन्होंने जोड़ा है उसमें बहुत तो महत्वाकांक्षी लोग होंगे ना। हाँ। जैसे प्रधान के लेवल पे इस तरह के, अगर ये उनको नहीं सेटिस्फाई कर गए फिर वो छोड़ के भागेंगे, तो इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन उसमें कुछ भी आप नहीं बता सकते कि क्या होगा, इनकी सीटें कितनी आएंगी, 5 आएंगी, 10 आएंगी, 20 आएंगी, 25 से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार के चुनाव को प्रभावित करने जा रही है। ठीक है, तो यानी कि फैक्टर तो होगा, वो किस हद तक होगा, कितना कन्वर्ट होगा, ये नहीं। मैं जैसे ये पढ़े लिखे की बात हुई कि बहुत पढ़े लिखे हैं, फेस है, कोई वो नहीं कहा जा सकता। मैं कहता हूँ कि
बिल्कुल सही बात है। और मैंने पहले भी कहा प्रशांत किशोर की कोशिश बहुत अच्छी है, और वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं तो उन्होंने उसी तरह से स्ट्रेटेजी बनाई है कि सोशल मीडिया कैसे हैंडल करेंगे। और सर कन्हैया कुमार एकदम पढ़ा लिखा फेस, बिल्कुल जो है ऐसी बातें करने वाला जो लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, कन्हैया कुमार से प्रशांत किशोर की तुलना कन्हैया कुमार को राष्ट्रद्रोही की छवि बना दी गई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग किस तरह से चीजों को देखते हैं। क्या लोग इस बात को देखते हैं कि यंग पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बिहार को चेंज कर सकता है, वो भी यही बातें कर रहा है। नहीं, कन्हैया की छवि तो राष्ट्रद्रोही की छवि बना दी गई है। सही गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कन्हैया के पीछे कोई इस तरह की फैन बहुत लिमिटेड है, पढ़ा लिखा चेहरा बहुत लिमिटेड है। प्रशांत किशोर से तो तुलना ही नहीं कर चेहरा। लेकिन सर वो उन्हीं पार्टियों के साथ खड़ा हुआ है ना जिन पार्टियों के खिलाफ नाराजगी। अभी आप देखिए बिहार में एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, ठीक है, आपके पास चेहरे हैं, भरोसा है। अभी क्या था, आपके पास लालू थे, फिर उसके बाद नीतीश आते हैं। पिछले वाले से ये वाला बेहतर था, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां थी जो वक्त वक्त पर उठकर निकलकर भी सामने आती हैं। ठीक है, मोदी फैक्टर आपको बचा ले जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब 35 साल का सिर्फ 2 पार्टियों का ही राज चल रहा है, वही घूम फिर के नेता आ रहे हैं, तो जब एक ऑल्टरनेटिव पढ़ा लिखा समझदार निकल कर आता है तो हो सकता है कांग्रेस को ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं मानते? ठीक है, अगर आप यही सब बातें कहते हैं कि भाई ऑल्टरनेटिव ही खोजना है, आरजेडी के साथ कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस को ऑल्टरनेटिव कैसे? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस अगर इस बार कह रही है कि मैं 90 सीटें लड़ेंगे, देंगे या नहीं देंगे, आरजेडी के साथ अगर वो लड़ रहे हो तो मैं ये बोल रहा हूँ वो तो किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे या कितनी सीटें मिलेंगी। आरजेडी के साथ वो लड़ रहे हैं ना, तो अल्टरनेट तो हो ही नहीं सकते ना। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, वो तो ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते। लेकिन पार्टी अगर पार्टी को वोट देने जाएगा कोई, तो पिछली बार अगर वो लड़े थे 17 सीटें और 19 सीटें जीते थे, तो हो सकता है उनका ग्राफ बढ़ जाए। नहीं तो उनका ग्राफ बढ़ सकता है, लेकिन तभी बढ़ेगा ना जो आरजेडी के फेवर वाले। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर उनका ग्राफ बढ़ा तो वो भी तो वोट कहीं से लेंगे। तो ये मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वो वोट लेंगे तो प्रशांत किशोर जरूरी थोड़ा कि प्रशांत किशोर को भी वोट पड़ेंगे। भाई जब ऑल्टरनेटिव की बात आएगी तो ऑल्टरनेटिव कई तरह से हो सकते हैं। ये अल्टरनेटिव तो नहीं हुआ, ये अल्टरनेटिव जैसे जेडीयू गठबंधन और आरजेडी गठबंधन। इसमें मैं बोलूं तो जो एक्चुअल रूप में एक ऑल्टरनेटिव हम लोग इसलिए बन के उभर रहे हैं क्योंकि पूरी 243 सीट्स पर हम शायद एकमात्र पार्टी होंगे जो कि लड़ने जा रहे हैं। तो लोगों को कांग्रेस कहीं पे उस महागठबंधन के कॉम्बिनेशन में मिली हुई लगती है, तो एक क्लियर फेस इमर्ज नहीं कर पा रहा है। वही अगर प्रशांत किशोर जी को आप देखें, युवा होना एक अलग बात है, उसके साथ साथ ही हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो दर्शाता है कि ये व्यक्ति केपेबल है कि ऐसी अब आप अगर हमने अभी लोगों के बीच में जो प्रशांत जी 5500 गांव में रहे, लोगों से मिला, उन्होंने 5 वादे ऐसे बताए हैं जो हम कर रहे हैं कि जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। सबसे पहले जो 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा। 4% पर हम लोग वहां के जो युवा हैं, महिला हैं, उनको ऋण देकर कैसे रुक जाएगा वो बिल्कुल सोल्यूशन भी दें। बिल्कुल वो जब बात करते हैं वो प्रॉब्लम्स की बात तो कर रहे हैं, जी जी, सोल्यूशन क्या है इसकी बात नहीं करते। इस बारे में उन्होंने सोल्यूशन भी दिया। अगर हम चलिए और बातें मैं बताऊं, अगर इसी मुद्दे को हम पकड़ें तो कैपिटल के 2 फॉर्म उन्होंने बताया है कि जो एक आदमी जो अपना कैपिटल क्रिएट कर रहा है अपनी अर्निंग्स के थ्रू, उसके अलावा एक बोरोड कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। तो प्रशांत जी कहते हैं कि कोई भी पलायन रुकने के लिए सबसे पहले वहां पर पूंजी का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप मानिएगा बिहार का जो सीडी रेशो है वो 40% है। सीडी रेशो जनता को समझ में आएगा? आम बिहारी को मतलब बातें तो बहुत अच्छी वो कर रहे हैं, लेकिन समझ में आएगा? देवेंद्र, एक चीज तो है कि जैसे प्रशांत किशोर अगर कोई बात कह रहे हो, समझा रहे हो, समझ में ना ऐसा होता नहीं है। अच्छा, आप सुनोगे तो समझेगा, बहुत लॉजिकल तरीके। उनको पता है कि कम्युनिकेशन के ही आदमी है वो, उनकी ताकत राजनीतिक ताकत नहीं है, वो कम्युनिकेशन के आदमी है, और इसके दम पे उन्होंने सारी चीजें की। और इंडियन पॉलिटिक्स में जो बस रैली भीड़ ये सब जो हुआ है ना, इसमें असली इसके सूत्रधार वही है। चलिए, तो जब सूत्रधार कि अच्छा ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, तो हमें ये भी सोचना चाहिए बिहार में कितनी इतने समय में इंडस्ट्री आई जिससे जॉब्स क्रिएशन होता है, कितने नए धंधे शुरू हुए, ये सब बातें भी हमारे को सोच लेनी। ठीक है सर, अब सारथी की भूमिका से अलग उठकर खुद युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, तो अब क्या कुछ उनका फैक्टर है, इससे कोई भी हमारे पैनल पे इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन ये फैक्टर जो है वो किस रोल में सामने आएगा, सिर्फ किसी को हराएगा, समीकरण बदलेगा, या फिर खुद भी सीटें जीतेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और धीरे धीरे जैसे वक्त बीतेगा तो और पिक्चर क्लियर होती जाएगी। आप सभी कॉफी पर इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।